गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बायोलॉजी की जो आपका 10th का साइंस है उसमें जो बायोलॉजी स्ट्रीम है उसमें चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे आनुवंशिकता के बारे में। बच्चों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है, किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं? जैसे आम के बीज से आम का पौधा ही उगता है, कोई अन्य पौधा क्यों नहीं उगता? इन सभी सवालों का जवाब है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में कई सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि सभी जीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं। परिणाम स्वरूप एक ही तरह की संतानों का गठन होता है, परंतु संतान अक्सर पूरी तरह से अपने माता पिता के समान नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो जनन होता है वो कई प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, कायिक जनन होता है। तो जो लैंगिक जनन होता है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसमें संतानें अपने माता पिता से भिन्न, थोड़ी सी भिन्न होती हैं। जैसे कि आप इन चित्रों में देख रहे हैं, ये माता पिता हैं और इन सबकी संतानें हैं जो आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं। और कुछ उदाहरण हैं, ये ह्यूमंस में ये सारी फैमिलियों के चित्र हैं जो अलग अलग दर्शा रहे हैं कि माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं जो उनको रिजेंबल करते हैं, थोड़े थोड़े रिजेंबल करते हैं, थोड़े उनमें भिन्न प्रकार के गुण भी होते हैं। तो ये सब होता है जेनेटिक्स की वजह से, आनुवंशिकी की वजह से। तो आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी तथा जीवों की विभिन्नताओं यानी वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। समस्त जीव, चाहे वे जंतु हों या वनस्पति हों, अपने पूर्वजों के यथार्थ प्रतिरूप होते हैं। मतलब अपने जो जंतु हैं या वनस्पति हैं अपने पूर्वजों के अनुरूप दिखती हैं। वैज्ञानिक भाषा में हम इसको समान से समान की उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। मतलब एक ही प्रकार से एक ही प्रकार की उत्पत्ति। आनुवंशिकी के अंतर्गत कतिपय कारकों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। अब आनुवंशिकी के जनक सर ग्रेगर जॉन मेंडेल को आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने अपने सभी प्रयोग मटर के दाने पर किए थे और उसके आधार पर आनुवंशिकी के नियम निर्धारित किए थे। अब आनुवंशिकता को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है और कुछ बेसिक डेफिनेशन है। जैसे कि एक थी आनुवंशिकी जेनेटिक्स, उसी से रिलेटेड एक और है आनुवंशिकता, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हेरिडिटी। ये क्या है? माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना आनुवंशिकता कहलाता है। मतलब आनुवंशिक लक्षणों के, हम ये भी कह सकते हैं कि आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को, जो आनुवंशिक लक्षण है वो माता पिता से बच्चों में जाते हैं, उसको हम आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। जीव विज्ञान में आनुवंशिकता का अध्ययन हम जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद है सेकंड भिन्नता, जिसको हम कहते हैं वेरिएशन। भिन्नता एक प्रजाति के भीतर व्यक्तियों के बीच का अंतर है। यह विरासत में मिली या पर्यावरणीय कारकों के कारण भी हो सकती है। अंतर जैसे विरासत में मिली, जो हमें गुण अपने माता पिता से मिलते हैं उससे भी हमें थोड़े भिन्न गुण मिलते हैं, या पर्यावरणीय कारक, यहाँ जहाँ पे हम रहते हैं, एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट पर रहते हैं वहाँ के फैक्टर्स पे भी हमारे गुणों का बहुत असर पड़ता है। तो ये भिन्नता कई प्रकार की हो सकती है। अब एक है हेरिडिटी वेरिएशन, यानी हेरिडिटी विविधताएं। ये आनुवंशिक और विरासत में मिलती हैं। पर्यावरणीय भिन्नताएं, जिसको हम एनवायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं,
ये अर्जित और गैर वंशानुगत होती है। ये अर्जित होती है, मतलब ये हमें जन्म से नहीं मिलती हैं, ये हम खुद से अर्जित करते हैं। जब हमारा जन्म होता है उसके बाद जो हमने खुद से अर्जित की हुई भिन्नताएं हैं वो भिन्नताएं एक्वायर्ड होती हैं, और इसीलिए इनको वंशानुगत नहीं बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं गैर वंशानुगत। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जेनेटिक्स में जेनेटिक्स के टर्म्स को समझने के लिए, जेनेटिक्स के लॉ समझने के लिए, क्रॉस समझने के लिए हमें थोड़ी सी जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी यानी जिसको हम शब्दावली कहते हैं उनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं आनुवंशिकी की शब्दावली की ओर। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं कारक या जीन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर और जीन। जीन किसे कहते हैं? संतान में चरित्र की अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाई, इसको हम कहते हैं जीन। या फिर आप जीन डीएनए की वह इकाई जो संतति में किसी लक्षण की वंशागति एवं प्रकटन के लिए उत्तरदायी होती है उसको हम जीन कहते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं जीन इज ए यूनिट पोर्शन ऑफ डीएनए विच कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए कैरेक्टर। तो ये हो गया जीन, जो हमारी एक लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे लक्षण होते हैं, आप देख सकते हैं कि लंबाई है, रंग है, तो हर एक लक्षण के लिए हर एक जीन उत्तरदायी होता है। एक लक्षण के प्रकटन के लिए अगली पीढ़ी में एक जीन उत्तरदायी होता है। अब इस शब्दावली में हम लेते हैं नंबर 2 स्थान यानी कि लोकस। गुणसूत्र पर जीन की उपस्थिति यानी कि गुणसूत्र माने क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होते हैं उस क्रोमोसोम में उस जीन की पोजीशन किस जगह पर है, वो जो पोजीशन होती है उनकी, जहाँ पर वो पोजीशन है उसको हम कहते हैं लोकस। एक गुणसूत्र पे एक जीन की उपस्थिति को लोकस कहते हैं, और अगर बहुत सारे जीन की उपस्थिति होती है तो उसका बहुविकल्प उसका होता है प्लूरल लोकाई, LOCI। अब हम नेक्स्ट लेते हैं एलील, इसको इंग्लिश में भी एलील बोलते हैं। एक विषम चरित्र के लिए एक जीन का वैकल्पिक रूप जो समरूप गुणसूत्रों के समान यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर लोकस पर स्थित होता है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं सरल शब्दों में, एक जीन के तुलनात्मक रूप को एलीलोमॉर्फ या एलील कहते हैं। एलील आपको जैसे मैं समझाती हूँ उदाहरण के लिए, जैसे कि एक पौधे की लंबाई है, पौधे की लंबाई एक लक्षण है, एक कैरेक्टर है या एक जीन। एक लक्षण कह सकते हैं हम इसको, एक कैरेक्टर कह सकते हैं और एक जीन कह सकते हैं। लेकिन वो पौधे की लंबाई के विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि पौधा लंबा भी हो सकता है और पौधा बौना भी हो सकता है। तो जो लंबा और बौना पौधा जो लंबाई के टाइप हैं वो उसकी एलील है, और जो पौधे की लंबाई है वो एक जीन है। ये बच्चों आपको जीन और एलील में अच्छे से अंतर आना चाहिए समझ में। जीन क्या है? पौधे की लंबाई यानी कि कैरेक्टर, और वो लंबाई 2 प्रकार की है, वो पौधा लंबा भी हो सकता है, वो पौधा बौना भी हो सकता है। तो वो उस लंबाई वाले जीन की 2 एलील हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट फिनोटाइप। फिनोटाइप जैसे कि अब आप इसमें पढ़ेंगे मेंडल के नियम में क्रॉस में फिनोटाइप एक किसी भी की सभी विशेषताएं, विशेष रूप से गुण जो हम देख सकते हैं, जैसे कि बालों का रंग, आँखों का रंग, जो हमें फिजिकली दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। तो नेक्स्ट जीनोटाइप। जीनोटाइप किसी कोशिका के आनुवंशिक ढांचा का हिस्सा है और इसीलिए किसी भी व्यक्ति का जो उसकी विशेषताओं में से एक को निर्धारित करता है। ये जीनोटाइप हमें सदृश्य आँखों से दिखाई नहीं देता, इसके लिए हमें उनकी पूरे जीन की संरचना, जो पूरा आनुवंशिक ढांचा है, वो पता करना पड़ता है। जीनोटाइप कैपिटल टी, लंबा पौधा तो देखो कैपिटल टी भी है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी है, जो कि हाइब्रिड है, बट बोलते हैं हम उसको लंबा पौधा है। तो पौधा लंबा है वो एक फिनोटाइप कैरेक्टर है, पर उस लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, वो उसका जीनोटाइप है। नेक्स्ट फिनोटाइप रेशियो। उस फेनोटाइप का क्या रेशियो है, जो कि आप देखते हैं 3:1 और आगे पढ़ेंगे, वो सब फिनोटाइप रेशियो होता है। और जीनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइप से रिलेटेड होता है, जो जीनोटाइप का रेशियो होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं।
बच्चों, अब हम पढ़ेंगे समयुग्मजीव, होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं। उदाहरण के लिए कैपिटल टी या स्मॉल टी। जैसे अगर हम इसे समझाते हैं कि हमने लंबा पौधा लिया तो लंबे पौधे के लिए, और एक बौना पौधा लिया तो लंबे पौधे में इसके जो जीन्स हैं वो कैपिटल टी होंगे इसके, और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी होंगे। तो दोनों सेम है, दोनों कैपिटल टी हैं या दोनों स्मॉल टी हैं, इसीलिए ये होमोजाइगस है। एक होता है हेट्रोजाइगस, जिसको हम बोलते हैं विषम युग्मजीव। इसमें एक कारक के दोनों विकल्प असमान होते हैं, जैसे एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी, इसीलिए ये है हेट्रोजाइगस। उसके बाद आता है प्रभावी यानी डोमिनेंट। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? जो लक्षण प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी वो हुई जब हमने संकर कराने के बाद जो संतति उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं प्रथम पीढ़ी। तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी के संकर संतान में प्रकट होता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब हम आते हैं अप्रभावी पे, जिसको हम कहते हैं रिसेसिव। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी के संकर संतान में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी के संकर संतान में नहीं आते, जैसे कि लंबे पौधे और बौने पौधे में हम क्रॉस कराते हैं तो लंबे पौधे आते हैं सारे F1 पीढ़ी में, जबकि बौने पौधे नहीं आते। तो जो बौना पौधा है, जो बौना लक्षण है वो क्या है? अप्रभावी। अब हम इसके बाद आते हैं संकर, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड एक माता पिता की संतानों में जो आनुवांशिक रूप से निर्धारित लक्षणों में भिन्न होती हैं। हाइब्रिड शब्द एक व्यापक अनुप्रयोग है जो आमतौर पर दो प्रजातियों, नस्लों, उपभेदों या एक ही प्रजाति की किस्मों के बीच एक क्रॉस से उत्पन्न जानवरों या पौधों को संदर्भित करता है। ये कहलाता है हाइब्रिड। इसके बाद आता है हम बैक क्रॉस। ये आपकी बेटा टर्मिनोलॉजी में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंडल के क्रॉस और मेंडल के नियमों के लिए ये दोनों शब्दावली अति आवश्यक हैं, और पेपरों की दृष्टि से भी ये दोनों शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बैक क्रॉस क्या है? जब हम प्रथम पीढ़ी के संतति का संकरण उसके किसी भी एक जनक से करते हैं तो हम उसको बैक क्रॉस कहते हैं। उदाहरण कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस या तो कैपिटल टी से कराएंगे या कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराएंगे। जैसे कि प्रथम पीढ़ी, अब हमने लंबे पौधे बौने पौधे का क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में जो पौधे आए उनका जो जीनोटाइप था वो था कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर हम उनका किसी भी पेरेंट से, यानी या तो जो पौधा लंबा था कैपिटल टी या जो बौना पौधा था स्मॉल टी, उसमें से दोनों पेरेंट में से किसी से भी करा देते हैं तो वो कहलाता है बैक क्रॉस। जबकि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? जब प्रथम पीढ़ी की संतति का संकरण उसके अप्रभावी जनक से करते हैं, जो रिसेसिव पेरेंट होते हैं उनसे करते हैं, तो हम उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। उदाहरण के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हम कराएंगे स्मॉल टी से, यानी जो F1 पीढ़ी में हमारे पौधे आए, जो F1 पीढ़ी का हमारा जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका हमने संकरण या क्रॉस हमने कराया स्मॉल टी यानी जो अप्रभावी थे, यानी जो बौना पौधा था वो अप्रभावी था और जो लंबा पौधा था वो प्रभावी लक्षण था। लेकिन जब हम F1 पीढ़ी का क्रॉस किससे करा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बौने पौधे से, क्योंकि वो क्या है? अप्रभावी जनक, इसीलिए वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस। अब हम अध्ययन करेंगे सर ग्रेगर जॉन मेंडेल के बारे में। आनुवंशिकता के जन्मदाता, इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता के जन्मदाता कहते हैं। तो आनुवंशिकता के जन्मदाता सर ग्रेगर जॉन मेंडेल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में मोराविया देश के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। मारविया चेकोस्लोवाकिया में है। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकी के नियम निर्धारित करे थे। उन्होंने अपने सारे प्रयोग किस पर करे थे? मटर के दानों पर। बचपन से ही वे परिवार के खेतों में पौधों की देखरेख में मदद कराया करते थे तथा विज्ञान में रुचि रखते थे। मेंडेल ने मटर के पौधों में 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया।
उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए, वो भी 7 वर्ष तक उनके बीच में संकरण कराया और उन्हीं प्रयोग के आधार पर अपने ये नियम बनाए, जिनको हम वंशागति के नियम कहते हैं, जिनको हम आगे अध्ययन करेंगे। उन्होंने एक मटर के पौधे की जड़ कोशिका में 14 गुणसूत्र यानी कि 7 पेयर को कॉन्फोकल स्कैनिंग लेजर माइक्रोस्कोपी के साथ देखा, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दिए, जैसे कि आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहे हैं। मेंडल ने जो अपने मटर के पौधे के लक्षण जो लिए थे, जो कि 7 पेयर क्रोमोसोम थे, जो कि 7 अलग अलग प्रकार के थे, वो आपको इस तालिका में दिखाई दे रहे हैं, जिनके चित्र भी बने हुए हैं और जिनके नाम भी लिखे हुए। उन्होंने सीड की शेप ली थी, जो 2 प्रकार की थी, राउंड और रिंकल। सीड का कलर लिया था, जो था येलो और ग्रीन। पॉड की शेप ली थी, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, फूली और पिचकी हुई। पॉड का कलर लिया था ग्रीन और येलो, हरा और पीला। फ्लावर का कलर लिया था पर्पल और वाइट यानी कि पर्पल और सफ़ेद। फ्लावर का लोकेशन लिया था उन्होंने, मतलब पौधे की पौधे के फूल की स्थिति, जो कि थी एक्सियल और टर्मिनल, कक्षस्थ और अग्रस्थ। और प्लांट का साइज लिया था उन्होंने, जो था टॉल यानी कि पौधे का लंबापन, और बोना यानी कि ड्वार्फ। तो ये 7 विभिन्न विभिन्न लक्षण हैं, और जिनके प्रभावी तथा अप्रभावी जो दोनों प्रकार के लक्षण हैं, जो 2 विपरीत विकल्प लिए थे, वो तालिका में दर्शाए गए हैं। अब उन्हीं के जो अभी आपने 7 लक्षण तालिका में देखे थे, वो इस तरीके से हैं। अगर हम इनको तालिका में केवल लिखते हैं, तो नंबर 1 लक्षण, ये एक इस तालिका में आप स्टार्टिंग में देखेंगे क्रम संख्या यानी कि लक्षण है वो जो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद लक्षण लिखे हुए हैं और उनके विपर्यास विशेषक यानी कि विकल्पी लक्षण समझ गए ना। नंबर 1 जैसे कि तने की ऊंचाई, लंबा और बोना, यानी कि लंबा हो सकता है और वो बोना हो सकता है, जो लंबाई है। नंबर 2 फूल का रंग, जो बैंगनी है और सफ़ेद। नंबर 3 फूल की स्थिति, अक्षीय और अंत्य। नंबर 4 फली का आकार, फूला हुआ तथा सिकुड़ा हुआ। नंबर 5 फली का रंग, हरा तथा पीला। नंबर 6 बीज का आकार, गोल तथा मुरझाया हुआ। और नंबर 7 बीज का रंग, पीला और हरा। तो ये मेंडेल के मटर के पौधे के 7 लक्षण हैं, जिनके विकल्पी लक्षण हैं। इन्होंने अपने मटर के पौधे के ही 7 विभिन्न लक्षणों पे ही अपने सारे अध्ययन किए थे, सारे इसी से नियम बनाए थे। तो इन मटर के पौधों के अध्ययन के आधार पर, मटर के पौधों के लक्षणों के एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने अपने नियम निकाले, जिनको हम मेंडेल के नियम कहते हैं। ये मेंडेल ने अपने 3 नियम दिए थे, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको हम मेंडेल का प्रथम नियम भी कह सकते हैं। नंबर 2 पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसको हम मेंडेल का द्वितीय नियम भी कह सकते हैं। और नंबर 3 स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हम मेंडेल के तृतीय नियम भी कह सकते हैं। तो बच्चों, ये मेंडेल के नियम के व्याख्या अब हम इसके आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे कि मेंडेल के नियम, ये जो 3 नियम हैं, आखिर उन नियम की व्याख्या कैसे है, उनको उस नियम के आधार पर उनका ये नामकरण कैसे हुआ। और इन्हीं नियमों में अब जब आप इन नियमों का अध्ययन करेंगे, तो हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसको एक संकर क्रॉस कहते हैं, तथा डीहाइब्रिड क्रॉस, जिसको द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडेल ने अपने इन 3 नियमों की व्याख्या की थी, जो हम अगले सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मैंने बच्चों आपको इस चैप्टर की एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है,
वो आप सभी को भेज दी है। तो आप सभी लोग, मैंने जो आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करी है, इस प्रेजेंटेशन को देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, बुक को पढ़िएगा और उसके आधार पर आप पढ़ के समझ के देखिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज होगी, जो भी आपके सवाल होंगे, आप उनको नोट डाउन करिएगा। आपको जो समझ में नहीं आता है या जो समझ में आया वो हम डिस्कस करेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज है उसको अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।